जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामाजिक अध्ययन की चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ये मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर इससे पहले वाले दो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक पर आधारित है। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसमें से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट कर उन्हें 5 प्रैक्टिस सेट में आपके सामने लेकर आऊँगा, इसलिए वीडियो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली 50 क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रश्न संख्या 101 है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऑप्शन दिया गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या सैयद अहमद खान। सही जवाब है ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के प्रति ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है, मलिक बया का मकबरा, बेगू हजाम का मस्जिद, तेलहटा मस्जिद या मनेर स्थित मकबरा। सही जवाब है ऑप्शन डी, मनेर स्थित मकबरा। मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है उसे मनेर स्थित मकबरा के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कौन से विद्रोह का? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था, ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, कुंवर सिंह, नाना साहब, लक्ष्मीबाई या बेगम हजरत महल। सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्मीबाई। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या पूछा गया है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया है। ऑप्शन दिया गया है, किसान, जमींदार, गांव या व्यापारी। सही जवाब है ऑप्शन ए, किसान। किसान को माना गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का जो मालिक माना गया है वो किसान को माना गया है। ऑप्शन ए सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। ये पूछा गया है प्रश्न में। 105 में पूछा गया है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन दिया गया है, काबुल, पेशावर, अमृतसर या यारकंद। सही जवाब है ऑप्शन बी, पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? पेशावर थी, जिसे पुरुषपुर भी कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है दोबारा भी। क्या कहा गया? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया 563 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व या 551 ईसा पूर्व। सही जवाब है ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में सबसे अधिक मिला है। क्या पूछा गया है? किस राज्य में आरंभिक मानव के निशान सबसे अधिक मिले हैं। ऑप्शन दिया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आरंभिक मानव के निशान सबसे अधिक मिले हुए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 है, 8वीं शताब्दी में मंडपिका से क्या तात्पर्य था। ऑप्शन दिया गया, मंदिर का शीर्ष भाग, तोरण द्वार, वास्तुशैली या मंडी। सही जवाब है ऑप्शन डी, मंडी। 8वीं शताब्दी में जो मंडिप का शब्द यूज होता था वो मंडी के लिए आधुनिक समय में मंडी शब्द के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 है, किस लेखक ने माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक पूछा है? माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना किस लेखक ने की थी। ऑप्शन दिया गया, मंगल पांडे, सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट गोडसे या रामचंद्र पाटिल। सही जवाब है ऑप्शन सी, विष्णु भट्ट गोडसे। माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, और वर्ष 1860 में बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है? वर्ष 1860 में बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ऑप्शन दिया गया है, आर जी पलार्ड, डब्ल्यू एस सीटनकार या
नाइजल वोर्डन या टिली कैटल। सही जवाब है ऑप्शन बी WS सीटन कार को बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? वर्ष 1860 में बनाया गया था। आइए प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। किस एक्ट के तहत या किस एक्ट के अधीन एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसलिए आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। क्या पूछा गया है? किस एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन दिया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1884, चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1813। सही जवाब है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 है। अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध कब लड़ा था? इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में केवल कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो यही सवाल में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1761, 1762, 1765 या 1764। सही जवाब है ऑप्शन डी 1764। अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये पूछा गया है विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है नॉर्वे, पराग्वे, स्वीडन या चीन। सही जवाब है ऑप्शन ए नॉर्वे। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है? नॉर्वे है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 है। अधात्विक खनिजों में मैदानी और नवीन वलित पर्वतों के किस शैल समूहों में चूना पत्थर पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया आग्नेय शैल, कायंत्री शैल, औषाधी और कायंत्री शैल या चौथा दिया है औषाधी शैल। सही जवाब है औषाधी शैल। अधात्विक खनिजों में मैदानी और नवीन वलित पर्वतों में औषाधी शैल समूहों में चूना पत्थर पाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 है। वायुमंडल की निम्न में से सबसे निचली परत कौन सी है? परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 115 में? वायुमंडल की निम्न में से सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। सही जवाब है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 है। दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है 116 में? दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं? ऑप्शन दिया गया घूर्णन गति, परिक्रमण गति, घूर्णन और परिक्रमण गति, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए घूर्णन गति। दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो सही जवाब है घूर्णन गति के कारण होता है। प्रश्न संख्या 117 है। संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है तिब्बत का पठार, माउंट एवरेस्ट, पामीर का पठार या यूराल पर्वतमाला। सही जवाब है ऑप्शन ए तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है उसे क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। आइए 118 प्रश्न नंबर देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है पुणे, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम या बेंगलुरु। सही जवाब है ऑप्शन डी बेंगलुरु। भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु कहलाती है। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 119 है। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1910, 1905, 1917 या 1907। सही जवाब है ऑप्शन डी 1907। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। आइए 120 प्रश्न देखते हैं। पूगा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है पूगा घाटी? ऑप्शन दिया गया भूतापीय ऊर्जा के लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए, कोयला उत्पादन के लिए या पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। सही जवाब है ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा के लिए पूगा घाटी प्रसिद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 है। खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या पूछा गया है? खनिजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 7 या 8। सही जवाब है ऑप्शन ए 2 भागों में बांटा जाता है खनिजों को। मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं? धात्विक और अधात्विक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 है। पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है
खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल का उचित निकासी का प्रबंध किया जाना चाहिए, गाड़ियों का कम प्रयोग किया जाना चाहिए, या उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण के लिए खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल का उचित निकासी का प्रबंधन किया जाना चाहिए और गाड़ियों का कम प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 है, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? क्या पूछा गया है? रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? ऑप्शन दिया गया है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या बहिर्मंडल। सही जवाब है ऑप्शन बी, आयन मंडल। आयन मंडल इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन सी है? ऑप्शन दिया गया बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट। सही जवाब है ऑप्शन सी, संगमरमर। जो संगमरमर है वो रूपांतरित चट्टान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 है, गया में स्थित या गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? क्या पूछा गया है? गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया गया है रानी अहिल्याबाई, अजातशत्रु, अशोक या जरसंध। सही जवाब है ऑप्शन ए, रानी अहिल्याबाई। गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर जो है वो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। आइए प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पूरब की तरफ जाने पर क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पूरब की तरफ जाने पर क्या होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है दिन रात में परिवर्तन होता है, एक तिथि घटा दी जाती है, एक तिथि बढ़ा दी जाती है, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक तिथि घटा दी जाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पूरब की ओर जाते हैं तो एक तिथि घटा दी जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में कब शामिल किया? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, इसे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। क्या पूछा गया प्रश्न में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में कब शामिल किया? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1935, वर्ष 1934, वर्ष 1936 या वर्ष 1938। सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 1934। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में वर्ष 1934 में शामिल किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 128 है, क्या कहा गया प्रश्न संख्या 128 में? यह कथन किसका है? मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर। उपयुक्त जो कथन है ये कि मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर करने में करेगा। ये कथन दिया है बी.आर. अम्बेडकर ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 129 है, क्या पूछा गया 129 में? अमार जीबोन किसकी आत्मकथा है? पूछा गया है अमार जीबोन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया रामा देवी, राज सुंदरी देवी, सरोजिनी नायडू या अमृता कौर। सही जवाब है ऑप्शन बी, राज सुंदरी देवी की ये आत्मकथा है। कौन सी आत्मकथा है? अमार जीबोन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 130 है, संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1991, वर्ष 1992, वर्ष 1994 या वर्ष 1997। सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 1992। 12वीं अनुसूची के द्वारा क्या किसके बारे में विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था और इसके संबंध में नगर पालिका के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 131 है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है 2014, 2018, 2016 या वर्ष 2019। सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 2019। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 है, संविधान की प्रस्तावना
किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन दिया गया है हम भारत के समुदाय, हम समाजवादी लोग, हम भारत के लोग या हम पंथ निरपेक्ष लोग। सभी को इसका उत्तर पता होगा। इसका जवाब सी ऑप्शन सही है, हम भारत के लोग। संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 133 है, सिंध विजय किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? सिंध विजय किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, जलालुद्दीन अकबर या फिरोज शाह तुगलक। सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय की थी। कब की थी? 712 में की थी। ये भी आप लोग को याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 134 है, दीकू किसे कहा जाता था? पुराने समय में दीकू किसे कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया अंग्रेज, महाजन, गैर आदिवासी या आदिवासी। सही जवाब है ऑप्शन सी, गैर आदिवासी। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, गैर आदिवासी। दीकू जो कहा जाता था वो गैर आदिवासी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 135 है। क्या पूछा गया प्रश्न संख्या 135 में? मेहरौली के लौह स्तंभ में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें पूछा गया है कि मेहरौली के लौह स्तंभ में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम। सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली के लौह स्तंभ में राजा चंद्रगुप्त या सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 136 है, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखने में तो बहुत सरल सवाल लग रहा है लेकिन इसका उत्तर बहुत लोग गलत करेंगे। क्या पूछा गया है? सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? ऑप्शन दिया गया काशी, मगध, वैशाली या कलिंग। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, मगध। सम्राट अशोक जो हैं ये मगध के शासक थे। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? ऑप्शन दिया गया है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। सही जवाब है ऑप्शन सी, समताप मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल के समताप मंडल पर उड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 138 है, चाप झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तानी में या समुद्र में। सही जवाब है ऑप्शन बी, नदी घाटी में। नदी घाटी में जो पाई जाती है वो चाप झील पाई जाती है। सॉरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 139 है, निम्नलिखित फसलों में कौन रोपण फसल है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित फसलों में कौन रोपण फसल है? ऑप्शन दिया गया है केला, चाय, कहुआ या उपरोक्त सभी। तो रोपण फसल के नाम से किसे जाना जाता है? उपरोक्त सभी को जाना जाता है। यानी कि केला, चाय, कहुआ तीनों ही रोपण फसल के रूप में जानी जाती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 140 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या उपयुक्त सभी। सही जवाब है उपयुक्त सभी। यानी कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा तीनों ही ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। आइए प्रश्न संख्या 141 देखते हैं। वर्ष 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या कितनी थी? ये भी आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में एक बार शायद ये पूछा गया है। पूछा गया है कि ये दासों की संख्या उस समय कितनी थी? ऑप्शन दिया गया 36,774, 38,742, 42,540 या 42,352। सही जवाब है ऑप्शन ए, 36,774 थी। दासों की संख्या कितनी थी? 36,774 थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 142 है, किस वर्ष भारतीय रियासत अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी? किस वर्ष भारतीय रियासत जो थी अवध पर सहायक संधि को थोपा गया था? ऑप्शन दिया गया वर्ष 1798, 1799, 1801 या 1800 में। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1800 में। 1800 में, वर्ष 1800 में भारतीय रियासत अवध पर सहायक संधि को थोपा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 143 है, शाही भारतीय नौसेना ने किस वर्ष विद्रोह किया था? परीक्षा में पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है? शाही भारतीय नौसेना ने किस वर्ष विद्रोह किया था? ऑप्शन दिया गया वर्ष 1943, वर्ष 1944, वर्ष 1945 या वर्ष 1946। सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 1946 में शाही नौसेना सैनिकों ने इसमें क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 144 है,
निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तांबे के बारे में पूछा गया। ऑप्शन दिया गया बोल्विया, चिली, घाना या जिम्बाब्वे। सही जवाब है ऑप्शन बी चिली। चिली जो है वो विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 145 है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिया गया रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी वेदिका कृषि। वेदिका कृषि जो है वह तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 148 है। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1927, 1928, 1929 या 1924। सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था। अगर ये पूछा जाता कि साइमन कमीशन भारत कब आया था तो वर्ष 1928 यानी कि फरवरी 1928 में ये भारत आया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो इसे भी आप लोग ध्यान कीजिएगा। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है तो वर्ष 1927 में हुआ है। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया है तब इसका उत्तर होगा फरवरी 1928 में आया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 147 है। अहमदाबाद में किस वर्ष पहला कपड़ा मिल खुल गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा है कि अहमदाबाद में किस वर्ष पहला कपड़ा मिल कारखाना खुला था? ऑप्शन दिया गया है 1860 में, 1861, 1863 या 1864। सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ष 1861 में अहमदाबाद में पहला कपड़ा मिल कारखाना खुला था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 148 है। नौपाषाणिक स्थल दोवाजली हेडिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या गोदावरी घाटी में। सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र घाटी में। ब्रह्मपुत्र घाटी में नौपाषाणिक स्थल दोवाजली हेडिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 149 है। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस युग में प्राप्त हुए हैं? भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस युग में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है पुरापाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, नवपाषाण युग से या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए पुरापाषाण युग से। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे जो हैं वो नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 150 है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है और इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया प्रश्न में? वर्ष 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन दिया गया बेगम हजरत महल ने, जीनत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने या रानी अवंतीबाई लोधी ने। सही जवाब है ऑप्शन ए बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ मैराथन क्लास को भी लेकर आता हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विद आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।